अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज़ हज़ारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,62,000 से तजावुज़ कर चुकी है और 3,100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के हॉटस्पॉट पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है और स्मार्ट लॉकडाउन का अब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पंजाब में लाहौर शहर जो है ये कोरोना का गढ़ बन चुका है और सबसे ज़्यादा केसेस भी इसी शहर से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर के 80 से ज़ायद मकामात को सील किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवाम में एक गैर संजीदगी अभी भी नज़र आ रही है। गलियों में आमदोरफ्त भी जारी है। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत की टीमें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि पुलिस के सिर्फ दो एहलकार मौजूद हैं। हुकूमत की नई सेलेक्टिव लॉकडाउन पॉलिसी कितनी ये कामयाब हो सकती है ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत की महदूद नफरी के बायस बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का लॉकडाउन ना तो ज़्यादा देर मुमकिन हो सकेगा और ना ही ज़्यादा मौसर साबित हो पाएगा। हुकूमत पंजाब के पास रोज़ाना टेस्ट करने की जो सलाहियत है ये 12,000 है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 के लगभग जो है ये टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन टेस्ट के लिए निजी लेबॉर्ट्रीज़ जो है ये मनमाने जो रेट्स हैं उसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा तंग है। आवाम की एक बड़ी तादाद इस वजह से कोरोना टेस्ट करवाने से ज़ाहिर है महरूम है। निजी लेबॉर्ट्रीज़ कोरोना टेस्ट की मद में 7 से 8 हज़ार रुपये और एंटीबॉडीज़ टेस्ट अगर करवाना है तो उसके लिए 2 से 3 हज़ार रुपये तक जो है ना वो लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का नोटिस तो ले लिया, लेकिन इसका कोई मुस्बत हमें नताइज सामने नहीं आए हैं। जबकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने मुल्क के पहले से तबाह हाल जो एक हमारा हेल्थ सिस्टम है इसको मज़ीद जो है ना वो बदहाल कर दिया है और रही कहीं सही कसर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो माफिया उसने पूरी कर दी है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और आए रोज़ कोरोना से मुतालिक नई चीज़ की जो है ना वो किल्लत जो है ना वो पैदा हो जाती है। कल ये खबर सामने आने के बाद कि कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए डेक्सामेथाजोन की जो दवा है ये मौसर है, ये दवा आज मार्केट से ही गायब होना शुरू हो गई है। अब देखते हैं हुकूमत इस पर क्या करती है। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। डॉक्टर साहबा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान में जिस रेशो से केसेस बढ़ रहे हैं, जिन इलाकों को आप लोग सील कर रहे हैं, सेलेक्टिव लॉकडाउन जो है मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? अगर मुकम्मल सख्त लॉकडाउन है तो ज़ाहिर है अगर किसी टाउन को आप लोगों ने सील किया है मुकम्मल तौर पर तो वहाँ पर रोज़गार पर जिसने जाना है, अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए घर से निकलना है, बाहर कुछ लेने के लिए निकलना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? कैसे लोग बाहर निकलेंगे? कैसे पता चलेगा कि जो वहाँ से बाहर निकल रहा है वो उसी इलाके का है या किसी के घर कोई आया हुआ है? कुछ स्ट्रेटजी है? कुछ चेक एंड बैलेंस होगा बाहर से आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए? मेरा ख्याल है शाजिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जिस इलाके के अंदर कोई एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, पुलिस वाले हैं, या जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, या जो बिजनेसेस जो चल रही हैं, जैसे किसी की अगर करियाने की दुकान है, किसी की बेकरी है, उनको तो सबको परमिशन है ना मूव करने के लिए। मकसद ये है कि रिस्ट्रिक्ट हमने जिन एरियाज़ में किया है वहाँ भी तो आप देखें ग्रॉसरी की दुकान खुली हुई है, बेकरी खुली हुई है, तंदूर खुला हुआ है। अब किसी ने रोटी लेने भी जो जाना होगा ना, किसी बंदे ने घर से निकल के जाके दूध दही भी लेने जाना होगा, तो देयर इज़ अ लिमिट टू इट। हम वो जो एक फ्री मूवमेंट जिस तरीके से आपने सामने देखा, मोटरसाइकिल पे 4 बंदे बिठाए हुए हैं, बाल बच्चा भी उठा के बिठा लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें रोकथाम इसलिए लाए हैं कि अगर आप आज लाहौर की मैं बात करूं तो अगर 60,100 और 38 मरीज पूरे पंजाब में हैं तो उसमें 30,171 लाहौर में, यानी आप 50% पूरे सूबे के मरीज लाहौर के अंदर हैं और बाकी सूबे के अंदर को बाकी 50% मरीज हैं। तो लाहौर वालों ने तो हद ही कर दी ना कि उन्होंने भी कोई SOP नहीं प्रैक्टिस की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इतने आपके सामने था किस तरह बाजार भरे हुए थे। हाँ। उसका फिर रिजल्ट आपके सामने आया कि नतीजा ये हुआ कि केसेस बढ़ गए।
अब उसको रिस्ट्रिक्ट किया एक और इम्पॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहिबा कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट करार देकर आप लोग सील कर रहे हैं, किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट करार देकर सील करने की आप लोगों की स्ट्रैटेजी है क्या? मसला अगर आपने किसी इलाके को सील करना है तो वो जो केसेस है उनकी क्या रेशो आप लोग मद्देनजर रखते हैं कि किसी इलाके में इतने % केसेस सामने आए तो ज़रूरी हो जाता है, नागुज़ीर हो जाता है उस इलाके को सील करना? तो क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों के पास जिसके तहत आप लोग सील कर रहे हैं? मकसद ये है कि देखें 2-3 चीज़ें हैं। कुछ टारगेट एरियाज़ हैं जिसके अंदर अगर 5-6 पेशेंट्स हैं, अगर 5 पेशेंट्स प्लस 5 पेशेंट्स पर 1000 जब आती है, एंड लेट्स से अब जैसे जौहर टाउन का कुछ इलाके हैं जहाँ 350-400 पेशेंट्स हैं उस आबादी के अंदर, तो आपको तो उनको उस इलाके को बंद करना पड़ेगा। ये हॉटस्पॉट्स का जितना हमने अपना डेटा है ये हम एक उसमें ऐप के अंदर डालते हैं, और वो ऐप जो है वो बाकायदा कैलकुलेट करके बताता है कि इस इलाका जो है ये आपका हॉटस्पॉट है। फिर हॉटस्पॉट के को आपको एक बाकायदा इंसर्कल भी करना पड़ता है। लेट्स से कि जी इस कमरे के अंदर मैं कहती हूँ कि जी 30 मरीज़ हैं, तो फिर मैं उसकी बाहर निकलते हुए जहाँ ज़रा मिनिमम होंगे ना वो उस एरिया को डिमार्केट कर देंगे कि यहाँ बाहर सिर्फ एक है, तो अब इस एरिया को डिमार्केट कर दिया गया है कि यहाँ आमदोरफ्त कम हो जाए, ताकि स्प्रेड या जो कहते हैं ना वायरस ट्रांसमिशन वो हम ज़रा रोक लें। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है शाजिया, दिस इज़ देयर इन पाकिस्तान। ये तो नहीं है कि कोविड कहीं चला जाएगा, कोविड है बिल्कुल। और कोविड ने अगर आपने एहतियात नहीं की और परहेज़ नहीं किया तो आपको लगना है, तो आप अगर एहतियात करते रहें, इसका स्प्रेड अगर हम स्लो कर लें तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अस्पताल ओवरलोड नहीं होंगे। खुदा न खास्ता आपको कोई मरीज सीरियस हो या किसी मरीज की तबीयत ख़राब हो तो वी विल हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। एक और चीज़ डॉक्टर साहिबा, ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना ज़्यादा ना फैले, ज़ाहिर है अब लोगों ने जानवरों की कुर्बानी, ज़ाहिर है एक मजहबी फरीज़ा इसको जिसको अदा करना है, इसके लिए क्या आप लोग ख़ास स्ट्रेटजी बना रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने एग्जांपल है जिस तरीके से ईद उल फितर के मौके पर लोग बाज़ारों में निकले, जो रश हम लोगों ने मार्केट्स का जो हाल देखा, फिर उसके बाद जो केसेस की तादाद बढ़ी, सब लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत की गलती थी जिस तरीके से हुकूमत ने जो लॉकडाउन को उन दिनों में ख़त्म किया। तो ईद उल अज़हा के मौके पर केसेस ज़्यादा ना बढ़ें, क्या ख़ास आप लोगों की स्ट्रेटजी है? क्या आप लोग कुछ सख्त करने जा रहे हैं इस बार? जी, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पहले जो प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई थी एनसीओ के से पहले, उस पे उन्होंने हमें यही टास्क दिया है कि आप प्रॉपर एसओपीज बनाइए कि हमने कुर्बानी की ईद जो है और ये जानवरों की कुर्बानी जो है वो किस तरीके से करनी है, जानवरों ने बाहर से किस तरह आना है, आर वी गोइंग टू लेट द अर्बन पॉपुलेशन मिक्स विद द रूरल पॉपुलेशन, ये ना हो उसकी वजह से फैलाव बढ़ जाए। जब जानवर आते हैं लोग बाहर से, आपको पता है कि माल मवेशी जो है वो गाँव के इलाके से लेके आते हैं, तो वापस जाएं तो पता चले कि वो अपने साथ कोरोना भी लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना जो सेंट्रल कमांड की मीटिंग थी उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि जी आप लोग भी हमें बताइए और हम भी एसओपीज पे काम कर रहे हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई प्लान बन जाएगा। क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा डॉक्टर साहिबा, सोशल मीडिया पर जो ये महीना पहले ये चीज़ बड़ी ज़्यादा चलती रही, अफवाहें जो गर्दिश करती रही कि मुर्गी का गोश्त ना खाया जाए, इसमें भी जो है ना वायरस आ गया है, तो अब लोगों में खौफ पैदा होना शुरू हो गया और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या ये वायरस जानवरों में भी फैलने का खदशा है? कोई मार्केट में जानवर लेने जाता है, उसको कोरोना है लेकिन उसको पता नहीं है, जानवर लेके आएगा, जानवरों में भी ये वायरस जो है ना वो फैलने का खदशा मौजूद है? नहीं जी, बिल्कुल। देखिए जो म्यूटेशन जब हो जाती है ना किसी वायरस में, जानवरों की वायरस इंसान को तब लगती है जब वो वायरस म्यूटेट हो जाए। जब वो म्यूटेट करेगी तो वो इंसानों में लगेगी, और इंसानों की वायरस बगैर म्यूटेशन के जानवरों में नहीं लग सकती। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जूनोटिक वायरसेस जो हैं वो सिर्फ जानवरों को अफेक्ट करती हैं, वो इंसानों में नहीं आती। अच्छा। और इंसानों की वायरस, हाँ, अगर म्यूटेशन हो जाए, जैसे बेसिकली ये जूनोटिक वायरस थी,
मतलब जानवरों में होती थी, वहाँ से कन्वर्ट हुई, बाकायदा म्यूटेट की और फिर उसके बाद इंसानों के अंदर आई है। अब जहाँ तक मवेशी मंडियों का ताल्लुक है, इसके ऊपर भी आज पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। बाकायदा उन्होंने कह दिया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप ये बताइए, जैसे यहाँ हमारे लाहौर के अंदर तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं। हाँ। तो देखना पड़ेगा कि ये जो कुर्बानी की ईद है उसको किस तरीके से, आफ्टर ऑल हज पे हम बहुत सारे लोगों को मौका मिला। आपको पता है हज पे कुर्बानी का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल। उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि कोई इस तरीका से हम इख्तियार कर लें कि आप अपने पैसे दे दीजिए, बकरा सेलेक्ट हो जाए, कुर्बानी जब हो तो उसका हिस्सा आपको बन के मिल जाए, ताकि ये जो रश पड़ता है इसमें मंडियों के अंदर और ये जो आम दौर, लेकिन ये है कि फिर सारा साल लोगों ने और अपना माल मवेशी पाले होते हैं, बकरे पाले हुए होते हैं, क्योंकि वक्त होता है जब उन्होंने कुछ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंशाल्लाह हम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी प्राइवेट लेबोरेटरीज के हवाले से, टेस्टिंग के हवाले से, जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, कोरोना का टेस्ट कराना है 7 से 8 हज़ार, एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना है तो 2 से 3 हज़ार, एक आम शहरी के लिए तो इतने पैसे अफोर्ड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस हवाले से अब वज़ीर आला पंजाब ने अगर नोटिस ले ही लिया है, नोटिस तो लिए जाते हैं लेकिन फ़र्क कोई पड़ता नहीं है, ये लेबॉरेटरीज तो अभी भी लूट रही हैं। एटलीस्ट ऐसे मौके पर तो इन लोगों पे इतना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कैसे ही अपनी मर्जी की जो है ना ये इतने पैसे वसूल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर ऑलरेडी लैब्स को बुला के उनसे बात की थी। सबसे बड़ी बात है, पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए, दो बहुत अहम चीज़ें हैं शाज़िया। कोई टेस्ट जो हम हुकूमत करती है उसको फ्री जब कहते हैं तो इट्स नॉट अ फ्री टेस्ट। आपको पता है कि हम भी जब टेस्ट करते हैं तो हमें एक टेस्ट पे तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये खर्चा आ रहा है। अगर हम रोज़ाना के 10,000 टेस्ट कर रहे हैं या 11,000, तो आप इमेजिन करें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन टेस्ट को करने पे। प्राइवेट सेक्टर से ऑलरेडी नेगोशिएट किया जा रहा है कि जो खर्चा आता है वो देख लीजिए और फिर उस पर नेचुरली इट्स प्राइवेट सेक्टर, आप अपना प्रॉफिट कम कर दें। वो बात हो रही है, उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर उसके ऊपर वील कम टू सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक है, अब मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने बाकायदा हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू बुलाया, ABC कैटेगरीज भी बनाई। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ICU में हमारे पास मरीज आता है सरकारी अस्पताल में तो वो तो मुफ्त होता है। अब वो मुफ्त तो नहीं है ना, वहाँ रोजमर्रा 50,000 रुपए हुकूमत एक मरीज पे खर्च कर रही है। बिल्कुल। अब अगर एक्टेमरा इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल रहा है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मुफ्त है। हम सरकार ने 1,02,000 रुपए का पर इंजेक्शन खरीदा है। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त हुकूमत कितनी बड़ी तादाद पैसों की खर्च कर रही है जस्ट टू लुक आफ्टर इट्स पीपल। सही। नेचुरली प्राइवेट सेक्टर को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाएं, तो हम चाह रहे हैं कि वो कुछ अपने कैप कर दें। अब जहां तक अस्पतालों का ताल्लुक है, फरवरी 2020 का जो रेट था उनके रूम्स का और ICUs का, उस पर हमने कैप कर। बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, 5 साल तक चलने वाले इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला बिलाखिर हो गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए MQM से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुल्ज़िमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि इश्तिहारी मुल्ज़िमान अल्ताफ़ हुसैन, इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया। 39 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला है, इसमें लिखा गया है कि साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहिदा ने दिया और MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि MQM के मरकज़ 90 से मौज़म अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक को कत्ल करने के लिए मोहसिन अली और काशिफ कामरान का इंतखाब किया गया और दोनों को बरतानिया ले जाकर कत्ल करवाने के लिए भरपूर मदद दी गई।
अदालती फैसले में तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद के साथ साथ तीनों पर मुश्तरका तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि इसके अलावा तीनों मुल्जिमान को मुतासरा घराने को 10-10 लाख रुपए फीकस अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मुजरिम और कातिलों का पहले से एक तयशुदा मंसूबा था, जिसके तहत वो आम अफराद और खुसूसन MQM के कारकुनों को डराना, धमकाना और खौफ दिलाना चाहते थे, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी बानी मुत्तहदा के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इस मुकदमे के पेश नज़र पस मंजर में हम आपको ये बताएं कि डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को शुमाली लंदन के इलाके एजवेर में उनके घर के पास शाम 5:30 बजे कत्ल कर दिया गया था। मोहसिन अली, सैयद और मोहम्मद काशिफ कामरान पर उनके कत्ल का इल्ज़ाम था। 2 साल तक इस केस में कोई पेशरफ देखने में नहीं आई, जबकि पहली मरतबा 6 दिसंबर 2012 को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन सेक्रेटेरिएट और बानी मुत्तहदा की रिहाइशगाह पर इस हवाले से छापे भी मारे गए, जहां से 5 लाख पाउंड जब नकद बरामद हुए, जो बाद में फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की उसकी बुनियाद बनी। इस केस की तफ्तीश स्कॉटलैंड यार्ड के इंसदाद दहशतगर्दी विंग SO15 के हवाले से की गई है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड ने 4500 से जायद लोगों के इंटरव्यूज किए, जबकि 7600 से जायद कागजात की छानबीन भी की। पाकिस्तान में इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में तहकीकात जून 2015 में शुरू की गई थी और FIA के एक सीनियर ऑफिसर और मौजूदा एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी की सरबराही में एक GIT तश्कील दी गई थी और इस GIT की तहकीकात की रोशनी में विफाकी तहकीकाती एजेंसी के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने 5 दिसंबर 2015 को मुत्तहदा के बानी समेत 7 अफराद के खिलाफ कत्ल, मुजरमाना साजिश और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और अब 5 साल के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। इस फैसले पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया और इस्लामाबाद में बरतानिया के हाई कमीशन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ये नताइज जो हैं पाकिस्तान और बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कोशिशों से हासिल किए गए हैं। इस फैसले पर जब आज हमने कहा कि हम इस पर MQM का भी मौक़िफ़ लेते हैं, उनसे राब्ता किया गया, लेकिन MQM ने इस पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात की गई कि आइए आप इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिए, जो फ़ैसला आया है। उन्होंने भी कहा कि इस पर अभी फ़िलहाल हम अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। बात यह है कि क्यों आज भी MQM पाकिस्तान और जो MQM से जिनका ताल्लुक़ रह चुका है वो क्यों इस पर आज भी अपना मौक़िफ़ देने से घबराते हैं या बानी मुत्तहदा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, आपसे भी इस फैसले पर तो मैं बात करती हूँ, लेकिन इस पर मैं आपका तज्ज़िया या आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब भी इस तरह के फ़ैसले आते हैं बानी मुत्तहदा के हवाले से या आज जो फैसला आया है, क्यों MQM के लोग आज भी घबराते हैं इस पर अपनी राय देने के लिए? मैंने जैसे अपने इंट्रो में बताया, बहुत बार कॉल्स की, उन्होंने कहा नहीं दे सकते। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात की, उन्होंने कहा हम भी नहीं दे सकते। समझा जाए आज भी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते, आज भी डरते हैं, घबराते हैं, खौफ है? जी शुक्रिया शादिया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत बरमला बातें करते रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ। 2016 के बाद से, जब से उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी बनाई है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि फैसले के तफसीली जायज़ा लेने के बाद वो रद्द-ए-अमल दें। MQM पाकिस्तान की कुछ मजबूरियाँ समझ में आती हैं कि उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान की सूरत हाल पाक सरजमीन पार्टी से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन MQM लंदन का मैं अभी देख रहा था, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। ख़ास तौर पे उस पैरा को इन्होंने मुस्तरद किया है जिसमें ये कहा गया है कि बानी मुत्तहदा ने जो है वो हुक्म दिया था डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल करने का। अब ये तफसीली फैसले का जायज़ा लेने के बाद मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस पर बात हो सकती है कि जो मोटिव है उसमें और किस तरीके से ये हिदायत दी गई, किस तरीके से कम्युनिकेट हुई और ये सारा वाक़या किस तरीके से हुआ है। लेकिन जाहिर है इसमें बरतानिया और पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं
वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। एक ऐसा पीरियड भी आया था जब डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल हुआ था 2010 से 2013 तक। उस वक्त कुछ चीज़ें आगे बढ़ी थी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो रुकवा दी गई, तहकीकात रुकवा दी गई थी और ये फिर दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि MQM और पीपल्स पार्टी के जहाँ 2008 से 2010 तक काफ़ी कशीदगी रही थी, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला थे और MQM से बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में गालिबन रहमान मलिक साहब जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उनके कहने पर MQM ने जो है दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट में चली गई थी। हालांकि जो MQM का अपना इंटरनल कैडर था वो इसके खिलाफ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई थी। देखिए, इमरान फारूक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानियों में से थे। वो बानी जनरल पार्टी के रहे हैं और उनके बारे में ये मशहूर था कि वो तंजीमी लिहाज से बहुत मजबूत आदमी थे और ये भी बात एक तवील अरसे तक वो अंडरग्राउंड रहे 92 के ऑपरेशन पे। और अगर आप देखें कि 18 जून है और कल 19 जून होगा जब 19 जून 92 को आर्मी ऑपरेशन हुआ था कराची में। उसके बाद वो अंडरग्राउंड चले गए थे और कोई 7-8 साल वो अंडरग्राउंड रहे। फिर लंदन में वो सरफेस किया उन्होंने। उसके बाद कुछ इख्तलाफात रहे हैं उनके अल्ताफ हुसैन से, आखिरी दिनों में इख्तलाफात रहे हैं उनके। लेकिन जो उनके जो करीबी ज़राए थे उनसे जब मेरी बात हुई थी कुछ अर्से पहले, तो वो ये कहते थे कि उन इख्तलाफात की नौयत तंजीमी ज़्यादा थी और वो इस चीज़ से परेशान थे कि उनके फैसले बाईपास कर दिए जाते हैं, वीटो कर दिए जाते हैं। अब इसमें देखना ये कि फैसले में वो तहकीकात क्या हुई हैं, वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई हैं कि जिसके नतीजे में जो है ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है। लेकिन एक चीज़ और है। जी 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 पूछे। जी जी और इम्पोर्टेंट चीज़, जब लंदन पुलिस इन मुजरिमान को पकड़ने में पाकिस्तान की मदद कर सकती है, दोनों की काविशों के नतीजे में आज ये जो है ना फैसला हुआ है, मुजरिमान तक पहुंचा गया है, तो अल्ताफ हुसैन जिन पर बहुत से और भी इल्ज़ामात और इस केस में भी डायरेक्टली उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, मैं खालिद शमीम का एक वो जो वीडियो बयान सामने आया था उसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, जिसमें उसने कहा कि इमरान फारूक को कत्ल करने का ऑर्डर बानी मुत्तहिदा नहीं दिया और मैंने 16 सितंबर को इमरान फारूक को कत्ल करने की तारीख अल्ताफ हुसैन को सालगिरह का तोहफा देने के तौर पर ये इस तारीख को सेलेक्ट किया गया था। मतलब ये है कि लंदन पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखिए, उनके अपना अंदाज है इन्वेस्टिगेशन का। जिस तरह हेट स्पीच के हवाले से एक केस उनका वो चल रहा है, वो मेरा ख्याल है उसका ट्रायल जो है इसी महीने शुरू होना है बाकायदा। तो उनके अपने जो है वो तरीक़ा होता है, उसमें डिले भी होता है। वो फौरी तौर पे मीडिया में भी नहीं जाते। हमारी जहाँ यहाँ जो तहकीकात होती हैं उसमें बहुत सी चीज़ें लीक हो जाती हैं, वहाँ ज़रा मुश्किल होता है उसमें उस सूरत हाल में। लेकिन असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पीरियड में जो तहकीकात हुई, 2 FIRs थी, एक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, एक लंदन में हुई, और फिर बाद में दोनों गवर्नमेंट के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो है वो पाकिस्तान को हैंड ओवर करेंगी सारी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। सिर्फ एक शर्त थी जो उन्होंने लगाई, सजाए मौत के हवाले से, उसके हवाले से। लेकिन अभी इन मुल्ज़मान के पास या इनको जो आज सजा हुई है इसके बाद अपील का इनके पास गुंजाइश है अपील की कि वो अपील करते हैं। MQM की सियासत तो मज़हर अब्बास साहब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना इस फैसले का? MQM पाकिस्तान की सियासत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, MQM पाकिस्तान की सियासत पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मजमूई तौर पे डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद MQM का जो शिरादा था वो बिखरता चला गया और फिर MQM रिकवर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद से सूरत हाल जो रही कि ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई। 2013 के इलेक्शंस में जिस तरीके से चीज़ें हुई, फिर 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि डॉक्टर इमरान फारूक की शख्सियत ऐसी थी कि वो अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइजेशनली लोग उनकी बड़ी बात मानते थे। तो जब वो सरफेस किया था उन्होंने पूरी तंजीमी स्ट्रक्चर को तब्दील करने की कोशिश की थी इमरान में। तो वो बीच में उनको मुअत्तल भी किया गया, उनके इख्तलाफात भी रहे। वो आखिर में ये भी थोड़ा सा मायूस भी थे कि उनको जो है उनकी बातें उस तरह नहीं सुनी जाती। और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो अंडरग्राउंड इतना तवील अरसे रहे तो बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गए थे, थोड़े से। अच्छा, वक्त कम है, मज़र अब इससे हटकर एक सवाल करना चाहती हूँ।
वो इसलिए कि कल वज़ीर आज़म साहब कराची आए, आप कराची में हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से कल एक पोजीशन वज़ीर आज़म साहब ने ली और बड़ी वाज़े के इस हवाले से वो कहते हैं बड़ी जल्दबाजियाँ की गई, जल्दबाजी में गलतियाँ की गई, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए, सूबों को गवर्नेंस जो चली गई, सूबों ने इख्तियार बल्दियाती निज़ामों को ही ख़त्म कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 18वीं तरमीम पर खुलकर जो उनके प्राइम मिनिस्टर के वज़रा की हद तक तो बात होती रहती है, वो तो इस पर नज़रसानी की भी बात करते हैं, बदलने की भी बात करते हैं, ख़त्म करने की भी बात करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो इस बार एक पोजीशन ली है, आपको लगता है कि इस पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में आगे कशीदगी हर मौजू जो है बन जाता है, बढ़ेगी कशीदगी इस मामले पर भी? देखिए शायद ये बहुत अच्छा होता कि वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो सिंध काबीना से बात करते हैं। हाँ। सिंध के वज़ीर आला से बैठ के गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात 18वीं तरमीम में जो नुकात जिस पे वो नज़रसानी चाहते हैं उस पर बात करते हैं, NFC पर बात करते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे बात करते हैं, फंड्स की नॉन यूटिलाइजेशन पर बात करते हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो वज़ीर आला से इस पर गुफ्तगू करते, सिंध काबीना से गुफ्तगू करते, उन्होंने एक बात छेड़ दी। हाँ। देखिए किसी भी तरमीम पे, और मैं बिलावल भुट्टो साहब की इस बात को नहीं मानता कि जी 18वीं तरमीम को छेड़ना आइन को छेड़ने के मुतरादिफ है। अव्वल तो आइन को छेड़ने में भी कोई वो नहीं है, आप कोई भी अगर समझते हैं कोई चीज़ बेहतर हो सकती है तो ज़रूर करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि वो कौन से नुकात हैं जिसमें वो तरमीम चाहते हैं। देखिए मेरे नुक्ते नज़र से पाकिस्तान में जो 22-23 तरमीम हुई हैं, कोई भी एक तरमीम ऐसी नहीं हुई जिसपे इतना काम किया गया हो जितना 18वीं तरमीम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। 9 महीने इस पर गुफ्तगू हुई है। 900 जो लोग MNAs MPs नहीं थे, एक आम शहरी थे, 900 दरखास्तें उन्होंने वसूल की जिन्होंने अपनी तजावीज़ दी इस तरमीम पे। हर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और प्रोविंशियल कमेटियों में ये तरमीम गई। हाँ। उसके बाद भी आप गुंजाइश ज़रूर रहती है, लेकिन उसको एक ठोस तरीके से सामने लाना चाहिए। यहाँ आके आप एक 2 दिन के विजिट पर आए थे, आपने सिंध काबीना से नहीं मिले, आप GDA से मिले, आप MQM से मिले, आप कुछ और लोगों से मिले। तो अगर पर्पस ये होता कि आपने इस पे गुफ्तगू कर दी, और ये याद रखें कि NFC के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक लेटर भेजा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात NFC के हवाले से थे, बहुत बेहतर होता प्राइम मिनिस्टर अपना जो जवाबी खत लिखें उसमें ये बातें सारी कर देते। तो मेरा ख्याल है चीज़ों को बातचीत के जरिए हल किया लेके जाना चाहिए, खासतौर पे इतने सेंसिटिव मामले को, बजाय इसके कि आप इसको पब्लिक और जब ये पता हो कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर या उनको शामिल किए बगैर आप इन मामलात को आगे लेकर चल ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि जनूबी एशिया में लद्दाख नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता माह से जारी जो कशीदगी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लद्दाख में होने वाली झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद 2 रोज़ बाद चीन और भारत के वज़राए ख़ारजा के माबैन फ़ोन पर तो राब्ता हुआ है और दोनों वज़राए ख़ारजा ने सरहद पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा 2 तरफ़ा मुआहदों की पासदारी पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया। लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये फॉर्मल कॉल के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि चीनी फौज ने वादी गुलवान में दराए कराकोरम के करीब नई पोजीशन संभाल ली है जो स्ट्रैटेजिक लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन को मिलिट्री सप्लाई की वजह से भी इस इलाके की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। वादी गुलवान में भारतीय फौज से झड़प के बाद चीनी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि चीन वादी गुलवान पर अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखेगा, जबकि चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि लद्दाख की वादी गुलवान हमेशा से चीन का हिस्सा रही है, भारत लाइन क्रॉस न करे। जबकि चीनी वजीर खारजा ने भारत से वादी गुलवान के वाकयात के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया और ये कहा है कि भारत सरहद पर तैनात फौजियों को काबू में रखे। दूसरी तरफ चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर मोदी हुकूमत को ऑपोजिशन और अवाम की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। चीन भारत कशीदगी पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ के बाद रद्द-ए-अमल दिया और कौम से खिताब में कहा कि
कि भारत अमन चाहता है लेकिन उकसाने पर जवाब देने की अहलियत भी रखता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को पुरअमन तरीके से मामले को हल करने का कहा है, लेकिन ये मामला जल्द हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने वक्त दिया। जल साहब, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत अपने पड़ोसियों से लड़ रहा है। भारत का कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे भारत की कशीदगी ना चल रही हो। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ कशीदगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 1975 के बाद आप देखिए सरहद पर जो है ना वो हलाकतें हुई हैं। बात यह है कि भारत की मुआशी और जंगी ताकत चीन से कई गुना जो है ना वो कम है। भारतीय मईशत को देखें तो यह है 2700 अरब डॉलर्स की इनकी भारतीय मईशत है। चाइना को देखें तो चीनी मईशत उसे 13,600 अरब डॉलर्स की है, कई गुना ज़्यादा। फिर अगर दिफा पे आ जाए तो भारत दिफा पर 71 अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन चीन की बात करें तो भारत से 4 गुना ज़्यादा, यानी 261 अरब डॉलर दिफा पर चाइना खर्च करता है, 4 गुना ज़्यादा। मईशत में और अपने जंगी ताकत में कम होने के बावजूद आप क्या समझते हैं, भारत इन मामलात को इस नहज पर क्यों लेके जाना चाह रहा है? इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? देखिए, भारत को एक जो मेगलोमेनिया है, एक तो वो उसको मरवा रहा है, और दूसरा इनके जो जहन में ये था कि चूंकि अखंड भारत बनाना है और अखंड भारत में जो सीपैक है वो बड़ी रुकावट बन रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के बाद 5 अगस्त किया था। और ये 5 अगस्त से पहले उन्होंने, जब आपने ये रेफरेंस दिया, तो उसमें ये दौलत बेग ओल्डी की जो जगह है जहाँ तक ये सड़क बनाई है लेह से, इन्होंने वो एक एयरपोर्ट बड़ा उन्होंने तामीर किया, फिर वहाँ पे उन्होंने कैट बढ़ा दिया, फिर वहाँ पे जो रिपोर्ट्स थी कि टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से अक्साई चीन, जो पहले भी एक झड़प का एक वजह रही है वहाँ पे भारत और चीन के दरमियान, वो और इससे ज़्यादा अहम ये है कि के पास जो इससे इस कैंट से तकरीबन कुछ दूर नॉर्थ में वाक़या है, और सीपैक वहाँ से शुरू होता है। वन बेल्ट वन रोड का जो कलीदी एक हिस्सा है वो वहाँ से थ्रेटन हो रहा है। और साथ ही अगर देखिए तो लद्दाख की जो तारीख़ हैसियत है तिब्बत के साथ, वो भी मुतासर हो रही है। इसलिए चीन का ये चीज़ें ना एक्सेप्ट करना तो बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आता है, और भारत का जो पागलपन है वो उसको यहाँ तक तो ले आया है। अब भारत के पास कैश 22 में फंसा हुआ है, ना तो वो पीछे हट सकता है आगे जाने की, जिस तरह आपने कहा कि चीन से मुकाबला करने उसमें सख्त नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एक और बड़ी अहम चीज इसमें यह है कि भारत ने अपनी 90% से ज्यादा एयरफोर्स और जो लैंड फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ़िगर की हुई हैं। उसका इक्विपमेंट देख लीजिए, उनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, उनके डॉक्टर देख लीजिए, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ गियर्ड हैं। और बाकी जो उनकी माउंटेन ट्रुप्स हैं उसमें काफी सारी हमारे जो बहादुर कश्मीरी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, उन्होंने वहां पे लॉकडाउन कर रखी है। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, पिछले दिनों वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते रहे, इन खदशात का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे कि भारत अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए, कश्मीर में जो वो कर रहा है उस सूरत हाल को छुपाने के लिए और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना ये कर सकता है। अब जबकि चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि ये ख़तरात अपनी जगह मौजूद हैं, जिन ख़तरात का, खदशात का इज़हार वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने किया है? जी, मैं ये समझता हूँ खदशात बढ़ गए हैं। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा ISI हेडक्वार्टर तशरीफ ले गए हैं, और परसों जो हमारी जो आर्मी की सीनियर कमांड थी वो सारी की सारी ISI हेडक्वार्टर में मौजूद थी, और ये पहली दफ़ा हुआ है किस तरह हमारी सारी कमांड वहाँ गई है। आमतौर पर तो जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में होती हैं सारे चीफ्स की, लेकिन वहाँ गए हैं, जाके ब्रीफिंग हुई है, फिर कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। तो खतरात बढ़ गए हैं क्योंकि भारत का पागलपन, जो जंगी जुनून है, और ये जो बरहमन ज़ायनिज़्म है, जिनका ख्याल ये है कि दुनिया में सिवाय उनके किसी और को रहने का हक हासिल नहीं है, और ये बरसगीर ना सिर्फ बरसगीर उनका है बल्कि वो तो अपनी जो सरहदें हैं वो इंडोनेशिया और उससे आगे तक गिनते हैं वो उसकी। इसलिए भारत का पागलपन, भारत ने बेदरेग दिफा पे खर्च किया
और जिस तरीके से अभी भारत को हर जगह से अजीमत उठानी पड़ रही है, इसलिए गुज़िश्ता 10 माह 12 माह से वो निहत्ते कश्मीरियों को कंट्रोल नहीं कर सके, लॉकडाउन वहां से उठा नहीं सकते। तो अब उनका अगर ख्याल ये था कि ये चीन भी चुप करके बैठ जाएगा और पाकिस्तान भी चुप करके बैठ जाएगा, तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये पागलपन भारत छोड़ेगा नहीं, खतरात बढ़ गए हैं। मुझे यकीन है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे अवाम हैं, उनको समझते भी हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तज्ज़ियाकार मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। नाज़रीन, मुल्क में पानी की किल्लत जो है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 85% जो लोग हैं ये साफ पीने का जो पानी है इसी से महरूम है। कराची में पानी की किल्लत का मामला तो एक अरसे से ज़बान ज़द-ए-आम है। कराची अब गुज़श्ता एक अरसे से टैंकर माफिया के निर्गे में है और कराची के अवाम जो है महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। लेकिन शहर इक़्तिदार में भी पानी की किल्लत का जो मसला है ये संगीन होता जा रहा है और यहाँ के अवाम भी महंगे पानी के टैंकर जो है ना वो ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। इससे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के विजन का फुकदान कहें, नाअहली कहें या सुस्ती कहें या कोई और वजह हो, हक़ाइक़ ये है कि इस्लामाबाद में पानी की तलब जो है ये 220 MGD है, जिसमें से सिर्फ 102 MGD पानी ही इस्लामाबाद के शहरियों को मिलता है। जबकि गुज़श्ता 4 सालों को अगर हम देखें तो ये मज़ीद इसकी जो कमी है वो हो गई है और 69.35 MGD पानी जो है ना ये सिर्फ रह गया, क्योंकि इस्लामाबाद को पानी फराहम करने वाले अहम ज़राओं से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुकम्मल पानी हासिल नहीं किया जा रहा और इस्लामाबाद के शहरियों को 150.65 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जो कि यकीनन काफ़ी संगीन और अलार्मिंग सूरत हाल है। पानी की किल्लत तो एक तरफ, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद जो ख़राब ट्यूबवेल्स हैं उनको भी ठीक करवाने में जो है ना वो दिलचस्पी जो है ना वो अपनी नहीं दिखा रही है। शहर इक़्तिदार की देही आबादी एक तरफ, इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में मौजूद आला सरकारी अफसरान के हॉस्टल्स में भी पानी जो है वो अब नायाब हो चुका है, जिसकी अहम वजह बताई जा रही है ट्यूबवेल की खराबी। और बार बार शिकायत के बावजूद ना तो ट्यूबवेल को ठीक किया जा रहा और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। सरकारी अफसरान बाल्टियां उठाकर मस्जिद से पानी जो है ना वो भरने पर मजबूर है, जबकि कोरोना की वबा ने इस मुश्किल को जो है ना वो मजीद इसमें इजाफा कर दिया। सवाल यह है कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में पानी की कमी का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से पानी की किल्लत के लिए बर वक्त इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ साहब मेरे साथ हैं और चेयरमैन CDA अमीर अली अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेख अंसर अजीज़ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि जो कुछ सरकारी अफसरान से मेरी बात हुई उन्होंने यही शिकायत की कि हमने बार बार शिकायत की कि हमारे जो हॉस्टल का जो ट्यूबवेल है जहाँ से पानी आता है उसको ठीक करवा दे। वो अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। कहते जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं जो मेयर साहब हैं वो फंड्स ही रिलीज़ नहीं करते तो हम ठीक कैसे करवाएं? जी, इसमें बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कि मेयर के पास अगर फ़ंड हो तो मेयर रिलीज़ ना करे। बेसिकली ये प्रॉब्लम यही आती है कि हमें आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट फंडिंग नहीं की, तो जितनी भी फंडिंग हमें हो रही है वो हमें थ्रू CDA होती है अभी तक। और जब भी ये होता है कि जो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कोई पानी की प्रॉब्लम है या कोई ट्यूबवेल्स ख़राब हैं या हमारे टैंकर्स ख़राब हैं या और कोई ऐसी पाइपलाइन हमने कोई रिपेयर करवानी होती है, तो हमें वो फाइल या वो पूरा एस्टीमेट जो होता है वो फाइल जो है वो CDA भेजनी पड़ती है। और चूँकि हमें डायरेक्ट फंडिंग नहीं है और CDA से फंडिंग होती है और कभी वो टाइम पे हो जाती है, कभी वो डिले हो जाती है, तो जब डिले हो जाती है तो फिर ये कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कोई ट्यूबवेल ख़राब है, अगर कोई उसको ठीक करवाना है या कोई ऐसी चीज़ है, सिर्फ डिले का मसला या फंडिंग होती नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, डिले का मसला या फंडिंग होती नहीं है। अगर डिले भी हो तो ट्यूबवेल ठीक तो हो जाए ना, बाद में ठीक हो जाए, देर से ठीक हो जाए। देखें, अव्वल तो होती, मैं
जी अव्वल तो होती नहीं है, अगर हो भी तो इतनी डिले होती है कि वो हम यकीन करें कि जी हम उधार पे कितनी दफ़ा हम ट्यूबवेल्स जो हैं वो ठीक करवा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे जो हैं इस वक्त हैंड्स अप हो चुके हैं कि जी कि हम मजीद जो है वो काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये एक इमरजेंसी का मामला है, पब्लिक की जो है उसको फैसिलिटी का मामला है, तो अगर कोई ट्यूबवेल ख़राब होता है तो हमें मजबूरन जो है वो दिन रात लगा के उनको ठीक करवाना पड़ता है। तो इस तरह कोई ट्यूबवेल अगर ऐसा ख़राब हो जाए और उसमें कोई फंडिंग का इशू हो जाए या कोई मेजर इशू हो तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो ये तो सारी बात अमीर अहमद अली साहब, ये तो सारी बात आप मोस्टली तो कह रहे हैं फंडिंग होती नहीं है, हो तो डिले होती है, तो ये तो सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हुकूमती इदारों का, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड एक एंटिटी हो या सरकारी इदारा हो, हमारा काम ब्लेम गेम नहीं, हमारा काम करना और यही हमारा जज्बा होना चाहिए। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि फ्रिवलस डिबेट है और एक वेस्टफुल डिबेट है जिससे लोग सफर करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये पैसे मुझे मिलेंगे तो कैसे चलेंगे। सीडीए भी इदारा आपके सामने है, ये वो इदारा है जो तनख्वाहें भी नहीं दे सकता था। पहले सीडीए एनसीआई एक ही होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट अपना पेश किया है और हमने 49 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस्लामाबाद की फितरी का खर्च होगा। ये इश्यूज आज के नहीं है, ये इशू पहले के इशू चल रहे हैं, ये प्लानिंग के इश्यूज हैं। इस्लामाबाद के लिए आपने बड़ी ठीक एनालिसिस दिया, यू हैड एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन। 200 MGD रिक्वायरमेंट है, 200 MGD पंपों से और ट्यूबवेलों से नहीं है। मैं उसकी तरफ भी आऊंगा 2 मिनट में, पहले लूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी इस्लामाबाद के लिए वो ये थी कि यहाँ गाजी बरोदा से पानी लाना। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में इस पर कोई काम नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इसके लिए ना सिर्फ PC2 इसका फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अप्रूव किया गया है बल्कि लैंड एक्विजिशन के लिए भी किया गया है, ताकि ये प्रोजेक्ट अगर आज भी शुरू कर दिया जाए तो आज से 2 साल 3 साल बाद हम इस सिचुएशन में होंगे कि इस्लामाबाद में चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, पानी के मसाइल परमानेंटली इंशाल्लाह। लेकिन जो भी अर्जेंट जो मामलात हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, जिसकी बात मेयर साहब भी कर रहे हैं, जो फंडिंग वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली तो फेडरल गवर्नमेंट करती नहीं है, वो तो आपके थ्रू होके आनी है। नहीं, हमारे थ्रू होके नहीं आनी है। मैं चीज क्लियर कर दूं, कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे को फंड नहीं दे सकता, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन बनती है। जैसे मैंने कहा ये हिस्टोरिकल डिबेट है, इस पे हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, ये 2 घंटे चलती रहेगी, क्योंकि ये सीडीए से अलहदा होकर एक इदारा बनाया गया, 4-4.5 साल हो गए इदारे को बने हुए। अभी उनके बजटरी इश्यूज हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन्हें टेकअप करने चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। इंटरवीनिंग पीरियड में कि जब हमने ये देखा है कि सिचुएशन संभल नहीं रही है, ये कोई आज से तो बजट का इशू नहीं आया, तो 4 साल से आया, 4 साल में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अपना कहा है कि जब मैंने सीडीए को टेक ओवर किया 20 करोड़ रुपया अकाउंट्स में पड़ा हुआ था, आज हम 30 जून को साल क्लोज करेंगे 10 अरब के सरप्लस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बात आपने की है शहर के मसाइल हैं, इसे हमने सबने हल करना और मिलकर हल करना। मैं क्विकली आपको बताता चलूं कि इन थोड़ा सा कोविड की वजह से जो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन जो चलता रहा उसकी वजह से इंटरवेंशन थोड़ी सी डिलेड हुई है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन 40 करोड़ रुपया पानी के लिए खर्च किया जा रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपने जो पॉइंट आउट किया था कि पंप्स खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए सिर्फ जून के महीने में 6.5 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसमें पॉपुलेशन जहां सबसे ज्यादा है I8, आपने H9 का जिक्र किया, I10, I9, इनके तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। साथ एक और चीज है जो अभी आपके नोटिस में ले आऊं, वो खानपुर डैम है। गाजी बरोदा डैम से जो पानी आना है थ्रू वाटर चैनल, दैट विल टेक सम टाइम, वो 3 साल लग सकते हैं उसमें, लेकिन काम शुरू हो गया। खानपुर तो तैयार है। आप यकीन करेंगे कि खानपुर डैम की कैपेसिटी का 1/4 पानी इस्लामाबाद में आ रहा है, और ये आज से नहीं आ रहा था, हमेशा से ये चल रहा था। उसकी रिपेयर के लिए भी 200 मिलियन। लेकिन बहरहाल जब सरकारी अफसरान ये शिकायत करते हैं कि हम जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ रह के, उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, गर्मी के दिन है और कहाँ से उनको पानी लाना पड़ता है। एक बात शेख अंसर साहब, एक और आप पर जो है ना वो सवाल ये उठता है कि डायरेक्टर वाटर सप्लाई इकबाल शाहिद साहब, जिन पर FIA में करप्शन का मुकदमा चल रहा है, कहा जाता है उनको आपने अपॉइंट किया और उन्हीं के थ्रू आगे सारी जो है ना वो पैसे जो है ना जाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सवाल ये उठता है, जब ऐसे लोग जिन पर करप्शन के मुकदमात हों, जो इन चीज़ों में मुलविस हों, इल्ज़ामात हों, तो कैसे ये ना तो फिर पैसे आगे जाएंगे जिन मकासद के लिए इशू किए जाते हैं, ना वो मसाइल हल होंगे।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, लेकिन मसला ये है कि हमने जो हमारे पास अवेलेबल लॉट है, जो हमें लोग सरकारी अफसर मिले हैं सीडीए की तरफ से हमें जो ट्रांसफ़र किए गए, तो उन्हीं लोगों में से हमने जो है वो लगाने हैं। और हमारे पास जितने भी लोग अवेलेबल हैं, मैं नहीं समझता कि जी सीडीए में शायद ही अगर आप 100% में से लें तो 80% या 85% लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ कोई ना कोई किसी का मुकदमा है, किसी की कोई इंक्वायरी चल रही है और किसी की कोई ना कोई चीज़ जो है वो या क्लियर हो चुकी है या वो चल रही है। तो हमने ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बंदे बड़े अच्छा काम कर रहे थे, जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि हमारे पास जो है हमने उसी से गुजारा करना है। जस्टिफिकेशन देखे, मैं वही नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारे पास जस्टिफिकेशन ये है कि हमारे पास एक बड़े अच्छे लोग थे जो काम कर रहे थे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उसको सीढ़ी उठा के ट्रांसफर कर देती है बगैर हमें पूछे हुए। तो फिर मजबूरन हमें जो हमारे पास जो लोग हैं जो मजबूर होते हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। अच्छा। बाकी ये कि उसके खिलाफ अगर कोई अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन है, कोई एप्लीकेशन वो है, तो हम जरूर उसके ऊपर जो है वो महकमाना कार्रवाई भी चलती है और FIA में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी ऐसा कोई मुझे इल्म में ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ उसके खिलाफ चल रही है। आपको वो भेजा नहीं हुआ? आपके नाम लेटर भी भेजा हुआ है? मैं वो लेटर तो मेरे पास भी, आप कहेंगे तो मैं आपको वो लेटर भेज दूंगी। आपके नाम लेटर भेजा हुआ है। अमीर अहमद अली साहब, उनकी ये शिकायत है जी, कोई जो काम करने वाला बंदा आप लोग उठा के सीडीए जो उठा के उनकी ट्रांसफर कर देता है। मैं तो सोचता हूँ कि फिर पूरा इदारे मुझे दे दें। अगर उन्हें इतनी शिकायत है, वो कहते हैं ना हम काम कर सकते हैं 4.5 साल से, ना हम पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, ना हमारे पास फंड्स है। काम करना पड़ता है, काम करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। मैंने कहा सीडीए भी बहुत बुरा इदारा था, ये शेख साहब ने खुद भी अभी पॉइंट आउट किया है कि इसमें भी बहुत से इश्यूज थे, हमने उन्हें ओवरकम किया अलहमदुलिल्लाह एग्जाम में। तो इनको चैलेंजेस आते हैं, इनको ओवरकम करना पड़ता है और हमें करना चाहिए, हमारा काम है, इसी की हमें तनख्वाह मिल रही है, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। और जहां तक ये चीज है कि सीडीए ने कोई बंदा ले लिया, सीडीए ने कोई बंदे ले लिए, वी शुड ग्रो आउट ऑफ दिस। ये तो बचगाना बात हो जाती है कि हम कहते हैं कि मेरा बंदा सीडीए ने ले लिया है। हमने काम करना है और काम करने के लिए बंदे जो हैं अवेलेबल हैं। आप अच्छे लोगों को लगाएं। कोई आदमी अगर गलत काम करता है, उस पर कोई चीज आती है, उसको रिमूव करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसका एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि जो बाकी भी गलत लोग हैं वो गलती ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल एक दूसरे पर बेहतर यही है कि एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय जो मसले हैं उनको मिलकर हल करें, एक बात। दूसरी बात, शेख अंसर साहब जो सरकारी अफसरान हैं उन्हीं की आपसे एक ही वो अपील कर रहे हैं कि जो उनके सेक्टर H9 में जो हॉस्टल का जहाँ से पानी आता है जिस ट्यूबवेल में, वो ख़राब है, तो प्लीज़ वो ठीक करवा दीजिए। ये स्पेशल उन सरकारी अफसरान का आपके लिए मैसेज है। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। हम तो मैंने अर्ज की कि जितने भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है हम फौरी तौर पर उसको ठीक करवाते हैं। कई दफ़ा होता है कि 1-2-3 दिन चूंकि मशीनरी का इशू होता है और 1-2 दिन उसमें डिले हो जाता है। मैं ज़रूर इसको फॉलो करूंगी, मैं इसको ज़रूर फॉलो करूंगी कि इस पर आपने कितना इस पर एक्शन लिया। बहुत बहुत शेख अंसर अजीज साहब मेरे साथ है, सीडीए चेयरमैन मेरे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।